वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को और बेहतर प्रयासों के साथ अंतिम रूप दे रहे होंगे। युक्ति आईएएस के द्वारा जो पहले सेगमेंट चलाया जाता था दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का जो न्यूज एनालिसिस डे बाय डे किया जाता था, जिसमें आपको पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का ओरिएंटल जो आप लोगों को तैयारी चीज़ों को स्पष्ट किया जाता था, टू द फैक्ट बात की जाती थी। कौन सा मेंस को लेकर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो विस्तृत सीरीज चलाया जाता था वो पुनः प्रारंभ हो गया, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों के द्वारा इसका डिमांड किया जा रहा था कि सर लगातार आप इसे जारी रखें। इससे बहुत फ़ायदा हुआ था मेंस और इंटरव्यू में, और पीटी में भी बहुत काफ़ी हद तक यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इसलिए पुनः इसे प्रारंभ किया गया है। तो हमारे साथ बने रहिए। हमारा प्रयास यही है कि आप लोगों को उन सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाए जो आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी हो और आपका परीक्षा बेहतर तरीके से एक सेफ जोन के तरीके से क्लियर कर सके। तो चलिए आज हम बात करेंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन भी साथ में दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो हमारे पुराने व्यूअर और लिसनर है वो चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़े। हमसे जुड़ने के विभिन्न माध्यम आप लोगों को पता है, ऐप भी बन चुका है, वेबसाइट भी है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी से आप लोग, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं, तो वहाँ से क्लिक कीजिए, वन स्टॉप फॉर्मेट के साथ हमसे जुड़ जाइए। चलिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद आज के न्यूज़ जो आज 12 तारीख है, उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है आप लोग को पीटी प्लस मेंस और इंटरव्यू के संदर्भ में। तो चलिए बात करते हैं। पहला टॉपिक, सभी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। यह विवाद जो हिजाब मामला चल रहा है उसके संबंध में, हिजाब मामले में यह बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टैंड लिया गया है कि सभी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे सुप्रीम कोर्ट, तब तक संयम बरते रहिए। यह बातें की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह उचित भी है। और कर्नाटक जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था, क्या उसके संबंध में याचिका में कहा है, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। तो बहुत सी यहाँ पर बातें की गई है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा। बहुत से बातों को क्लियर किया गया है यहाँ पर, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। इसके साथ हमें क्या जानना चाहिए और भी इसके अतिरिक्त भी बातें, तो इसे मैं की नोट्स के रूप में आप लोगों को सामने लाया हूँ। तो चलिए उस पर परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहले संवैधानिक अधिकार क्या है ये आप लोगों को जानना चाहिए। तो संवैधानिक अधिकार तो बहुत से मौलिक अधिकार है, तो उसे संवैधानिक अधिकार के रूप में सभी लोग जानते हैं। तो पीटी के संदर्भ में ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेंस में भी यहाँ से बहुत से प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलते हैं और प्लस इंटरव्यू में भी यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक से संबंधित संवैधानिक जो हिजाब मामला है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है, उससे संबंधित मौलिक अधिकार क्या है उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो संवैधानिक अधिकार क्या है हिजाब मामले में 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है। सभी लोग जानते हैं, जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं उसके इन चीज़ों को जान रहे हैं, बेहतर तरीके से जान रहे हैं। जो नहीं जान रहे जरूर मौलिक अधिकार बेयर एक्ट लीजिए आप लोग। बेयर एक्ट में आप लोगों को मौलिक अधिकार आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 25 एक सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबंध के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों के अंतःकरण और स्वतंत्रता, धर्म के अवैध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने के प्रचार करने और अधिकार प्रदान करता है। अर्थात जब तक सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य से संबंधित अगर रीतियाँ खराब नहीं होती है, कायम रहता है, सिंपल से लॉजिक शब्दों में यह कहा जाए कानून और व्यवस्था बनाए रहता है, तब तक आप किसी भी रूप से धार्मिक अपनी प्रतिबद्धता को मानने के लिए स्वतंत्र थे। आपको कोई भी नहीं रोक सकता, न कोई व्यक्ति, न कोई संस्था, न कोई राज्य, न कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आपको यह अबाध रूप से मानने के लिए बाध्य है। कब तक? जब तक सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के संबंधित अनुभागों को आप छीन नहीं करते हैं, तब तक। किंतु धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी अन्य अधिकारों के भांति अत्यधिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ आप लोगों को
जाननी चाहिए। यह एब्सोल्यूट मौलिक अधिकार नहीं है, यहाँ पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो प्रश्न तो यहीं से पूछा जा सकता है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता युक्ति एब्सोल्यूट आप लोगों को मौलिक अधिकार है या पूर्णतः मौलिक अधिकार जिसमें युक्ति प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। पीटी में आप लोग को प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान से रखिए। मेंस में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इंटरव्यू बोर्ड में जब बैठिएगा तो वहाँ भी यह प्रश्न आपको, जब यह टॉपिक रहेगा चर्चा में, तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अच्छा, आप लोग बताइए कि धार्मिक स्वतंत्र मौलिक अधिकार में युक्तियुक्त प्रतिबंध है तो कौन सा मौलिक अधिकार युक्तियुक्त अबाध रूप से मानने के लिए प्रेरित भी करता है और उसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने के लिए भी प्रेरित करता है। जितना यहाँ पर मौलिक अधिकार दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता में, उतना ही आपको मौलिक अधिकार रोकने के लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के संबंधित स्पष्ट होता है। अन्य अधिकारों की भांति यहाँ हो गया। नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या ध्यान रखना है। संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में एक शब्द पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। इससे पूर्व 42वें संविधान संशोधन से पूर्व हमारे संविधान में के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, और साथ ही साथ हमारे पूरे संविधान में धर्म को स्पष्ट नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा इस बात को, यहाँ पर आप लोग धर्म शब्द को स्पष्ट नहीं किया गया, उसको परिभाषित नहीं किया गया। उसे स्पष्ट जरूर किन्हीं शब्दों से किया गया, उसे परिभाषित नहीं किया गया धर्म शब्द को। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कुछ वाद आप लोग को याद रखने हैं, क्योंकि वो आपको धार्मिक स्वतंत्रता के संबंधित जब भी चर्चा होगी वो उन वादों को वहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। वो जो भी वाद है बार बार आप लोग चर्चा में मिलेगा। जैसे SR बोमई भारत बनाम भारत संघवाद 1994 सबसे इम्पोर्टेंट वाद है, इसे तो आप लोग रट जाइए, याद कर लीजिए बेहतर तरीके से। तो चलिए क्या है, धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। सभी धर्म और धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार करता है। धर्म व्यक्तिगत विश्वास की बात करता है, उसे अलौकिक क्रियाओं में नहीं मिलाया जा सकता है। यह किस रूप से बात करता है, ऐसे बोमई वाद जो हुआ था 1994 में, तो इसमें आपको अलौकिक शक्तियों के और जो आपके अनुसरण है उसके बीच के कुछ अंतर को स्पष्ट करता है यहाँ पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाद था उस समय। इस वाद के में न्यायमूर्ति रामास्वामी के द्वारा कहा गया, जो न्यायमूर्ति थे रामास्वामी, उनके द्वारा यह क्या कहा गया कि पंथ निरपेक्ष ईश्वर विरोधी भी नहीं है। पंथ निरपेक्ष अगर व्यवहार कर रही है कोई राज्य, वो विश्व विरोधी नहीं है, वो सहभागी है, उसके बीच मौलिक कुछ अंतर है, उसे स्पष्ट करके इसे लागू कर रहा है राज्य। तो इसके संदर्भ में बातें की गई थी। अपेक्षा अर्थ नास्तिकता भी नहीं है। इसका अर्थ पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह भी नहीं समझे लोग कि नास्तिकता की ओर ले जा रहा है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र और नास्तिक दोनों के समान एक ही दृष्टि से देखती है। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि आप उन चीज़ों का आचरण नहीं करेगा राज्य जहां पर किसी धर्म विशेष को बढ़ावा मिलेगा। केवल पंथ धर्म के बीच, विभिन्न पंथों के बीच भी यह संतुलन की स्थिति को कायम रखेगा और उस तरह व्यवहार करेगा। पंथ निरपेक्षता का स्पष्ट बोमईवाद में किया गया था। नेक्स्ट है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बीजो बनाम एमनुअल वाद हुआ था 1996 में। यह भी महत्वपूर्ण विवाद था। क्यों? राष्ट्रगान से संबंधित बाध्य नहीं किया जा सकता है, और राष्ट्रगान के संबंधित जब भी होता विवाद बार बार देखने को मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित। तो ये भी आप लोगों को वाद बीजो बनाम एनुअल वाद विवाद जो हुआ था, वाद जो गया हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद गया 1996 में। तो इससे संबंधित वाद आप लोग को याद रखना। किसी व्यक्ति को जिसकी धार्मिक विश्वास इसकी अनुमति नहीं देता, राष्ट्रगान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। पर बाद के सुप्रीम कोर्ट में, हालिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में यह कहा गया है कि राष्ट्रगान आपका मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। इसके संदर्भ से यह स्पष्ट किया गया है। जितना आपको मौलिक अधिकार उसी तरह, क्योंकि राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की एकता, अखंडता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, गुलाम कादर अहमद भाई मेमन बनाम सूरत नगर निगम वाद। एक वाद गया था गुजरात हाईकोर्ट में। वहाँ पर यह बात बोला गया था उच्च न्यायालय के द्वारा, गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा। क्या यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 25 और 26 के उपबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार राज्य को लोक प्रयोजन में किसी भी पूजा स्थान पर अधिग्रहण करने से वर्जित नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकता या किया जा सकता है। इसके बाद इसका स्पष्ट यह है कि कोई भी नगर निगम या कोई भी संस्था किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लोक प्रयोजन, अर्थात लोक प्रयोजन हो रहा, सामूहिक प्रतिष्ठान हो रहा है, सामूहिक कोई क्रिया गतिविधि की जा रही है, धार्मिक क्रियाविधि, तो इसके लिए कोई
उसके लिए वर्जित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है इस्लाम फारूकी बनाम भारत संघवाद। जब ये भी महत्वपूर्ण आप लोगों को यह बात याद रखना चाहिए कि भारत संघ उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय अनुसरण करते हुए अभी निर्धारित किया। इस निर्णय को कौन आपको ऊपर वाले जो अभी आपको यह निर्णय जब मैंने ये बताया गुलाम फारूक सूरत नगर निगम को संदर्भ में इसको अभी निर्धारित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 25-26 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा किसी भी धार्मिक स्थल या किसी भाग के लोक प्रयोजन है तो अधिग्रहण से नहीं जो वर्जित नहीं करता। इसी के संदर्भ में उच्चतम फारूकी बनाम में वाद में यह बात की गई थी। नेक्स्ट है 25A लोक प्रयोग वर्जित नहीं किया जाता। पर 25A क्या कहता है आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। 25(1) क्या कहता है? कहता यह है कि सार्वजनिक व्यवस्था सदाचार स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का राज्य विधि बनाकर निर्बंधन कर सकता है या युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, जिसे आप लोग युक्त प्रतिबंध संविधान में बोला गया है। इसके अंतर्गत क्या कर सकता है, इसके अतिरिक्त क्या कर सकता है? 25(2) के ही खंड उपखंड 2 में और उसके क ख उपखंड है 2 के, उसके अधीन राज्य यह अधिकार विधि बनाकर निम्नलिखित आधारों पर निबंधन लगा सकता है। क्या लगा सकता है? तो पहले आप लोग पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता पर उपबंध किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 25 के खंड 2 के उपखंड क और ख में लगता है, उसके द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यह कौन सा प्रतिबंध है देख लेते हैं। पहला, सार्वजनिक व्यवस्था का सदाचार और स्वास्थ्य बनाए रखना। किसी भी के कानून व्यवस्था को आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो अगर आप यह कायम रखते हैं तो आप धार्मिक स्वतंत्रता को मानने के लिए स्वतंत्र है, अन्यथा राज्य या संस्थाएं उस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट है धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक वित्तीय राजनीति और अन्य अलौकिक क्रियाओं को विनियमित और निर्बंधित करने के लिए किसी भी प्रकार के इस गतिविधि को या किसी भी प्रकार का अगर आप इस तरह करते हैं धार्मिक आचरण से संबंधित आर्थिक वित्तीय किसी प्रकार की राजनीतिक क्रियाएं करते हैं, उसके लिए भी निर्बंधित सरकार लगा सकती है। अर्थात आप किसी भी धार्मिक संस्थान ट्रस्ट के रूप में आप गतिविधि कर रहे हैं, उससे संबंधित विधि नियम बना सकती है, सरकार ने बनाई भी है। नेक्स्ट है सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए अथवा हिंदुओं के सार्वजनिक कार्य संस्थाओं के सभी वर्गों के लिए विभागों के लिए भी निर्णय लगा सकती है। यह कानूनन अधिकार प्राप्त है विधि राज्य को। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नोट यहाँ कुछ याद रखिएगा क्या कि भारत का संविधान कहीं भी धर्म शब्द को परिभाषित नहीं करता है, पंथ निरपेक्ष को प्रभावित किया है, स्पष्ट किया है। उसके विभिन्न जो नियम कानून बनाए गए हैं उसमें आपको इसको स्पष्ट किया गया है, पर यह नहीं कहा गया कि धर्म क्या है, धर्म को परिभाषित नहीं किया है। और साथ ही साथ आपको यह बुर्का जो विवाद चल रहा है, नकाब विवाद चल रहा है, उसमें आपको कुछ प्रतिबंध विभिन्न देशों में लगाए गए हैं। इससे भी आप लोग जानना चाहिए। पीटी फैक्ट के रूप में आपको यहाँ पूछा जा सकता है या आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि अब हिजाब विवाद चल रहा है, तो आप लोग बताइए भारत में क्या नया विवाद है या विश्व में भी ऐसा विवाद उठा हुआ है या इस प्रकार से चीज़ें की गई है। तो फ्रांस, डेनमार्क और सार्वजनिक स्थलों पर बुर्के और नकाब की पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। तो यह पहनावे को आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, बुर्का क्या होता है, नकाब क्या होता है, हिजाब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को स्पष्ट किया तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कम से कम आप लोग ये चीज़ आप लोग स्वयं सर्च कर लीजिएगा गूगल पर, यह क्या होता है, किस रूप का पहनावा होता है और ये क्यों ज़रूरी है। मुस्लिम संप्रदाय के लिए, खास जो संप्रदाय हैं उनके लिए यह बुर्का, नकाब और हिजाब क्यों ज़रूरी है, इसको आप लोग ज़रूर जानिए, क्योंकि यह उनके धर्म आचरण का एक हिस्सा है, तो यह ज़रूरी है। तो ये आप लोग इसे ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद साथ ही साथ चीन में भी पब्लिक प्लेस के नकाब पहनने की पाबंदी है। चीन में भी पाबंदी है, फ्रांस, डेनमार्क दोनों जगह पाबंदी है। जर्मनी में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, जज, सैनिकों को नकाब और बुर्का पहनने के पर प्रतिबंध है, पर नागरिकों के लिए यह प्रतिबंध नहीं है। ध्यान रखिएगा, जर्मनी में कौन है, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए है। नेक्स्ट है नीदरलैंड में उन जगहों पर बुर्का और नकाब को मना ही है पहनने के लिए जहां परिचय पत्र दिखाने के लिए कहा जाता है, जैसे एयरपोर्ट, सिनेमा हॉल, स्कूल या अन्य सरकारी संस्थाएं। नीदरलैंड में कहाँ बंद है, उन जगहों पर जहां बुर्के और नकाब, जहां परिचय पत्र या आइडेंटिटी कार्ड आप लोग दिखाते हैं वहां पर आप लोग ये प्रतिबंध है। इटली में हिजाब और निकाब पूर्णतः प्रतिबंध है।
नेक्स्ट है बेल्जियम और श्रीलंका में भी नकाब यानी पूरी तरह चेहरे को ढकने को मनाही है। तो कुल मिलाकर यह बात कहा जा सकता है, हम यह सीख सकते हैं कि भारत में क्या यह लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता एक जगह अपनी बात है, मौलिक अधिकार इनका है, बेशक आप मौलिक अधिकार का अनुपालन सभी व्यक्तियों को करना चाहिए, किसी भी धर्म विशेष से क्यों नहीं ताल्लुक़ रखते हो। यह सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, मेरा स्पष्ट मानना है सार्वजनिक रूप से। अब आप इसे जारी रखिए, कोई आवश्यकता नहीं है इस पर कोई व्यक्ति विशेष आपको इसको विरोध करे, और किसी भी धर्म विशेष को इसके विरोध में नहीं आना चाहिए। पर जैसे आप इन सबों पर जाते हैं, एयरपोर्ट, सिनेमा हॉल, स्कूल या अन्य सरकारी संस्थानों में, तो इस प्रकार के धार्मिक पोशाक से परहेज करना चाहिए। यह केवल स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि आपका मौलिक अधिकार है और इससे आप इस आधार पर आप इन जगहों पर आप पहन कर जा सकते हैं। और ख़ासकर शिक्षण संस्थानों में यह कतई भी आप लोगों को यह नहीं लागू होना चाहिए किसी भी धर्म विशेष के लिए कि धर्म विशेष रूप से आप किसी पोशाक को पहनकर आए। वो किसी भी खास धर्म की मैं बात करें, सभी खास धर्मों को अगर यह होता है तो स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान जो विकासवादी प्रवृत्ति को सीखने का मौका देता है, वहाँ खुले विचारों को लाकर हमें एकजुट करने का प्रयास करता है। सभी धर्म और विशेष को एक साथ एक बेंच पर बैठकर अपने सर्वांगीण विकास का एक मौका देता है। वहाँ पर हम इन धार्मिक आधार बनाकर अगर अंतर्विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध होता है, व्यक्तियों का विकास अवरुद्ध होता है। तो यह जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को स्पष्ट किया जाए, व्यक्ति का एक मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। और देखिएगा आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसी संदर्भ में आने को आएगा। क्योंकि यह ऐसा विवाद है जहां पर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। किसी वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, जैन हो, सिख हो, भारत में ये अंतर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का देखिएगा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में ही कुछ इंगित करता हुआ डिसीजन आने वाला है। चलिए इससे वो जो डिसीजन आएगा उस समय देखेंगे। हालांकि पीटी के प्रश्न आपको यहाँ से बहुत से देखने को मिले। अब मेंस का प्रश्न आप लोग एक्सरसाइज कीजिएगा क्योंकि इसके लिए टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। आप लोग युक्ति IAS दैनिक जागरण के नाम से टेलीग्राम है, आप लोग वहाँ पर अपना नोट्स शेयर कर सकते हैं। इस प्रश्न का जो प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्यों की ओर इंगित करता है। इस अंतर्विरोध का सूक्ष्म लकीरों के साथ अवलोकन करें या स्पष्ट करें। ये प्रश्न आपको प्रैक्टिस करना है मेंस के संदर्भ में। तो यह मौलिक अधिकार से संदर्भित चीज़ें होंगी, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। बहुत से प्रश्न आपको यहाँ पर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा पर एग्जाम ओरिएंट क्या है आप लोग को ये देखिए। एक टॉपिक यहाँ पर भी आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर बजट सत्र छोटा रहा। बजट सत्र हमेशा छोटा ही रहता है, पर आप लोग इसके कारण इस बार संसद में कोई भी हंगामा नहीं हुआ, हंगामा मुक्त हुआ। पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही बेहतर तालमेल के साथ इस संसद सत्र को, बजट सत्र जो हुआ इस संसद सत्र को, इसको आप अच्छे तरीके से निर्वाह करते हुए अपने जो भी कार्य थे उसको पूरा किया। इसमें बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट किया गया। आप लोग इस न्यूज़ को एक बार देखिएगा। संसद सत्र के विभिन्न सत्र आसवन को आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आप लोग पीटी प्लस मेंस में आप लोग को उपयोग होगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को आ जाइए या नीचे आइए, ऊपर कुछ खास नहीं है पर यहाँ पर आप लोगों के लिए खास एक न्यूज़ है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि नमामि गंगे से संबंधित है। तो इसमें क्या है, इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ डाटा यहाँ पर फैक्ट दिया गया, कितनी परियोजनाएं क्या है नहीं है। इससे संबंधित 24,500 करोड़ रुपये के बिछाने खर्च होंगे। 5 किलोमीटर की लंबी सीवर लाइन बिछाने की योजना चलाई जा रही है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इससे संबंधित नमामि गंगे के अंतर्गत अब नमामि गंगा क्या है इसके संदर्भ में आप लोग जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। नमामि गंगे आप लोगों को भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? 2014 में प्रारंभ किया गया था। क्या था यह परियोजना? शुरुआत में गंगा नदी का प्रदूषण कम करने और गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह योजना क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा क्रियाकलाप मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा?
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा। तो सबसे पहले पीटी में तो आपको प्रश्न यहीं से पूछेगा कि कब से प्रारंभ किया गया था, यह किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसके मुख्य स्तंभ क्या है। तो नमामि गंगे का तो पहले सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इसी के तहत पहला है कि आपको 24,000 करोड़ का एक परियोजना सीवेज प्लांट बनाया जा रहा है जो 5,000 किलोमीटर अधिक से लंबा होगा। यह सबसे पहला मुख्य स्तंभ यह है। नदी सामने विकास, नदी के सामने जितने भी शहर हैं उसका सर्वांगीण विकास करना है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, उसके अवशिष्ट प्रबंधन पर बल देना, इससे संबंधित कार्य करना है। नेक्स्ट है नदी सतह की सफाई, नदी का सतह जो है, नदी का जो किनारा होता है, नदी का सतह, उसको लगातार साफ करना इसका मुख्य स्तंभ है। जैव विविधता को बनाए रखना है, नदी बेसिनों का, नदी तंत्रों का, नमामि गंगे का जो बेसिन गंगा और उससे सहायक नदियों का यह जैव विविधता को बनाए रखना है। वनीकरण भी करना, उनके आसपास के जो वातावरण को सुरक्षित करने के लिए वन रोपण भी करना है। साथ ही साथ जन जागरण को बढ़ावा देना है। बहुत से NGO सरकार द्वारा मिलकर यह कार्य कर रही है, तो इस प्रकार के कार्य को स्तंभ करना है। नेक्स्ट है औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। औद्योगिक अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसके लिए नमामि गंगे पर विशेष बल दिया जा रहा है। दिल्ली से लेकर आपको वेस्ट बंगाल तक इस पर कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न शहरों दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, इस पर अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अब नमामि गंगे और विश्व बैंक का क्या गठजोड़ है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर बहुत सा फंडिंग विश्व बैंक के द्वारा नमामि गंगा परियोजना के लिए किया गया है अभी तक। तो अब तक क्या किया गया, अब तक मिशन के तहत इस नमामि गंगे तक विश्व बैंक द्वारा 25,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। 313 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे केवल नमामि गंगे परियोजना के तहत विश्व बैंक के द्वारा की गई है। नमामि गंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना का प्रथम चरण दिसंबर 2021 तक था, जिसका उसमें बैंक में जो विश्व बैंक द्वारा 45,035 करोड़ रुपया अर्थात 600 मिलियन के पूर्व ही प्राप्त कर चुका है। सोच लीजिए कितनी बड़ी राशि नमामि गंगे के तहत विश्व बैंक देता है हमें, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इंटरनेशनल रूप से इस पर सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसी परियोजना में बिहार के लिए कुछ फैक्ट है, जैसे बिहार के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है। जैसे 1209 करोड़ विभिन्न 14 से लेकर अभी तक 21 तक विभिन्न सभी को जोड़ लिया जाए तो 1209 करोड़ रुपया। आप PIB पर यह डाटा दिया हुआ, PIB पर लिंक कीजिएगा, आपको PIB पर यह प्रत्येक वर्ष बिहार के संदर्भ में आप डाटा देख लीजिएगा, पर कुल राशि आपको यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ। जैसे 1209 करोड़ रुपया अर्थात 160 मिलियन बक्सर, मुंगेर, बेगूसराय में यह योजना चल रही है, इसके लिए की परियोजना आवंटित किया गया। जो DBOT एक क्या है, यह एक कॉन्सेप्ट, उसके तहत यह दिया जाएगा जहां पर डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर परियोजना के लिए मंजूरी किया गया है। कितने करोड़ के लिए? 1209 करोड़ रुपए के लिए। मिलियन में अगर बात की जाए तो $60 मिलियन के लिए। कहाँ पर? बिहार के बक्सर, मुंगेर और बेगूसराय जिला के लिए, 3 जिलों के लिए। किस परियोजना, किस कॉन्सेप्ट पर? DBOT डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर कॉन्सेप्ट पर। यह क्या है, इस पर विशेष चर्चा मैंने पहले भी किया, जाके दैनिक जागरण के न्यूज एनालिसिस सेगमेंट में आप लोग देखिए, वहाँ पर DBOT के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की गई है। तो आप लोग जब भी देखते हैं तो फुल एक बार देख लीजिए। जरूरी नहीं कि न्यूज़ पेपर आपको आज जो मैं आप लोग को क्लियर करा रहा हूँ, जरूरी नहीं आज का 12 तारीख का पेपर 12 के लिए ही रिलेवेंट हो। अगर मैंने लास्ट ईयर में जो न्यूज़ एनालिसिस किया उसका महत्व अभी आपको भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ बहुत से टॉपिक को इसी रूप में पढ़ाया गया कि वो जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता है एग्ज़ाम, तब तक वो टॉपिक रिलेवेंट रहेगा। तो मैं उसी संदर्भ में PT मेंस और इंटरव्यू का न्यूज़ एनालिसिस करता हूँ जो ओरिएंटल हो। तो आप लोग इस पर ध्यान रखिए, केवल आज का ही न्यूज आज का समझ के नहीं पढ़िए। चलिए नेक्स्ट, नमामि गंगा परियोजना 2.0 योजना शुरू की गई है, जिसमें आप लोगों को सभी लोग जान रहे हैं सरकार गंगा और सहायक नदियों स्वच्छता और निर्मलता को अभियान में गति प्रदान करने नमामि गंगे 2 परियोजना शुरू की है। नोट आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, ग्राम गंगा ग्राम एक कॉन्सेप्ट है, तो यह बहुत ही चर्चा में रहा था कुछ दिन पहले, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें पेयजल स्वतंत्रता मंत्रालय, कौन मंत्रालय? पेयजल और स्वतंत्रता मंत्रालय। और नमामि गंगे कौन मंत्रालय चलाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, जबकि मैं इस पर चर्चा कर दिया हूँ।
तो इस पर 5 राज्यों जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो इन 5 राज्यों के लिए गंगा ग्राम कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो इसके तहत गंगा नदी तट पर स्थित 1674 ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है। कितनी ग्राम पंचायत? 1674, जिसमें 5 गंगा बेसिन, अच्छा 5 राज्यों के जो गंगा बेसिन राज्यों में 1674 ग्राम शौचालय के निर्माण के लिए और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के लिए कितना करोड़ रुपया? 578 करोड़ रुपया जारी किया है। इस पर आपको इन पंचायतों में यह गंगा ग्राम एक कॉन्सेप्ट के रूप में काम करेगा। तो यह महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था यहाँ पर गंगा ग्राम, नमामि गंगे से संबंधित। तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा, नोट्स की नोट्स जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट बहुत सी चीज़ें हैं आप लोग को यहाँ पर, आप लोग को जैसे आरोग्य सेतु ऐप के खुद बनाए अकाउंट, आयुष्मान हेल्थ कार्ड अकाउंट आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर टॉपिक है एक, दोनों हेल्थ अकाउंट क्या होता है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्या है, इसके संदर्भ में इस पर विशेष चर्चा दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में पहले भी मैं कर चुका हूँ। उस न्यूज़ को आप लोग जाकर देखिए और चीज़ों को स्पष्ट कीजिए। एक बार जो भी स्टूडेंट अभी जुड़े हैं, जो नए पहले के न्यूज़ नहीं देखे हैं, न्यूज़ के पुराने न्यूज़ एनालिसिस को जरूर एक बार देख लीजिए, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर आ जाइए, ये अभी रैली चल रहा है यूपी में अभी बाहर चल रहा है रैलियों का, तो उस सब चीज़ों को भी इग्नोर करते हुए आप एग्जाम ओरिएंट चीज़ें आगे देखिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपको नीचे जस्ट आ गया, तेज विकास के लिए बजट में रखा है पूंजीगत खर्च पर जोर दिया है, सीतारमन के द्वारा बोला गया है। यहाँ पर बहुत सा फैक्ट आप लोगों को की फैक्ट मिलेगा, डाटा मिलेगा, तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट पीटी में देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मनरेगा कि जो बजटीय आवंटन किया गया है उसके अतिरिक्त भी मनरेगा का बजट भारत सरकार द्वारा किया जाएगा समय समय पर। जैसे वित्त मंत्री के अनुसार NSO ने चालू वित्त वर्ष में विकास दर 9.2% रहने का अनुमान कराया है। पिछले 7 वर्षों में 1.1 लाख करोड़ रुपया, अर्थव्यवस्था में 2.32 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। इसके संदर्भ में NSO का डाटा जो आया है, आगामी वित्त वर्ष में 22-23 में के लिए पेश बजट में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपया आवंटित किए गया है। जो सीतारमन ने कहा कि मनरेगा को अपनाने को विपक्षी पार्टी डिजाइन किया गया, लेकिन यह भी सत्य है कि समय मनरेगा कार्यक्रम उद्देश्य खाते में कहीं अधिक संख्या से जुड़े हुए। पिछले साल भी बजट में अनुमान मनरेगा 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। तो इस साल का बजटीय आवंटन कितना है? मनरेगा में 73,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और कहा गया कि समय के साथ भी इस बजटीय आवंटन में वृद्धि की जाएगी। एक कॉन्सेप्ट होता है कि आवश्यकता अनुसार सरकार किसी भी बजट में आप लोग को अतिरिक्त वित्त आवंटित कर सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग के यहाँ पर जब पूंजीगत खाता और पूंजीगत व्यय की बात हो रही है तो यहाँ पे एक टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा, इसको जरूर कवर कर लीजिएगा। क्या है? जैसे कवर ये करना है कि पूंजीगत व्यय सरकार और राजस्व व्यय सरकार के खर्चों को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय क्या होता है, इस पर आप लोग को एक की नोट्स यहाँ पर दे दिया हूँ, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। क्या होता है पूंजीगत व्यय या खर्च? पूंजीगत व्यय सरकार की परिसंपत्तियों को वृद्धि करने वाले खर्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जिस खर्चे से सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि हो उसे पूंजीगत व्यय या खर्चा कहते हैं। जैसे पुल, सड़क आदि जैसी अवसंरचना निर्माण, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया, राधे के रूप में, ये पूंजीगत व्यय के रूप में अवसंरचना जो निर्माण की जाती है उसे पूंजीगत व्यय के रूप में स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्व व्यय क्या होता है या राजस्व खर्च क्या होता है? विभिन्न सरकारी विभागों सेवाओं खर्च, ऋण अदायगी के ऋण सब्सिडियों में व्यय जो होता है राजस्व व्यय कहलाते हैं। जैसे करों, राजस्व व्यय करों, शुल्कों, फीसों, जुर्मानों आदि पर मदों में किए जाते हैं। जैसे किसी प्रकार का टैक्स हम दे रहे हैं, शुल्क दे रहे हैं, भारत सरकार दे रही है, फीस दे रहे हैं, जुर्माना दे रहे हैं, तो ये पूंजीगत व्यय के रूप में होता है। योजनागत व्यय आप लोग को ध्यान रखिएगा। योजनागत व्यय क्या है? योजनागत व्यय है आपको सार्वजनिक व्यय वह प्रकार है जिसमें योजनागत तरीके से खर्च किया जाता है, योजनागत व्यय कहलाता है। नेक्स्ट है ऐसे व्यय का उत्पादन परिसंपत्तियों, एसेट के निर्माण में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकास रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह व्यय किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज के टॉपिक में कराया जाएगा क्या है?
यह टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता 30 दिनों में किया जाएगा, पीयूष गोयल के द्वारा यह कहा गया है। तो ये किस रूप से काम करेगा, क्या है नहीं, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। चलिए की नोट्स क्या है, इस पर आप लोगों को यहाँ कुछ बातें यहाँ दी गई, इसे जरूर पढ़िएगा आप लोग। की नोट्स आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? तो क्या होता है, यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात के बाधाओं को निर्माण करने की एक रणनीतिक समझौता होता है। एक समझी और सुलझी हुई रणनीति होती है। दो देशों के बीच एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम किस रूप से आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किन करों का निर्धारण करें। मुक्त व्यापार नीति क्या होती है के तहत वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को खरीदा बेचा जा सकता है, जिसके लिए बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा या सब्सिडी जैसे प्रावधान किए जाते थे। क्या किए जाते हैं आप लोग ध्यान रखना चाहिए। पीटी में आप लोग यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। क्या शुल्क, कोटा और सब्सिडी से संबंधित अगर कोई राष्ट्र प्रावधान कर रहा है तो किससे संबंधित होगा, तो वो मुक्त व्यापार समझौता से संबंधित होता है। नोट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या नोट्स है। मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद या इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म के बिल्कुल विपरीत है। यह किसी रूप से व्यापार संरक्षणवाद को बढ़ावा नहीं देता है। यह जिसमें व्यापार संरक्षणवाद में जैसे कोई राष्ट्र पूर्णतः एक तरफा निर्णय लेता है, उस तरह यहाँ पर निर्णय नहीं लिया जाता है। दो राष्ट्रों के बीच सहमति से यह निर्णय लिया जाता है। तो यह अंतर्विरोध आप लोगों को याद रखना है। कहीं क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग इस पर कन्फ्यूज नहीं होइएगा। मेंस में ये प्रश्न जरूर पूछ सकता है या इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, इंटरव्यू अंतर्विरोध के संदर्भ में। और यह जब भी अमेरिका, चीन, अमेरिका, रूस के संदर्भ में या अरब कंट्रियों के संदर्भ में होता है तो संरक्षणवाद के संदर्भ में यह बार बार टॉपिक आता है। अब मुक्त व्यापार और भारत, मुक्त व्यापार समझौता भारत क्या है, उसकी क्या रणनीति है, क्या है, इन बिंदुओं पर देखते हैं क्या है। नवंबर 2019 में भारत ने क्षेत्रीय आर्थिक व्यापार भागीदार RCEP बहुत ही चर्चा में रहा था 2019 में। यह आसियान और जो आसियान के 10 देश और जो जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो व्यापार समझौता हुआ था चीन के साथ, वह 15 सदस्यीय FAT समूह में भारत के लिए निष्क्रिय हो गया, क्योंकि यह इससे बाहर हो गया था, मना कर दिया था इससे शामिल। हालांकि अभी भी द्वार खुले हुए इन देशों के द्वारा, यह अभी भी अवसर भारत के लिए दिया गया कि भारत जल्द ही अपना डिसीजन बनाए। पर भारत आगामी क्या करता है यह निर्णय देखने वाली बात होगी। भारत यूरोपीय संघ वार्ता 2013 में रुकी हुई थी, जो पुनः शुरू की जाएगी। इसकी घोषणा मई 2021 में की गई भारत यूरोपीय संघ वार्ता में। नेक्स्ट है आपको संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता पर वार्ता जारी है। हालांकि UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतिम चरण पर है मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय वार्ता। हालांकि हम द्विपक्षीय जो व्यापार होता है सभी राष्ट्रों के साथ करते हैं, पर द्विपक्षीय मुक्त व्यापार जो समझौता है वो अंतिम दौर पर है। नेक्स्ट है भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता क्या है। एक तो साप्टा है, दक्षिण एशिया तहजीब व्यापार समझौता। साप्टा एक 1995 में लागू हुआ था। दूसरा आपको महत्वपूर्ण समझौता क्या है, एशिया प्रशांत व्यापार समझौता NPTA। इस पर चर्चा मैंने कितनी बार ही आपको न्यूज एनालिसिस में किया है, तो लास्ट ईयर का जो न्यूज एनालिसिस है वहाँ पर जाकर जरूर एक बार देख लीजिए। वहाँ पर इन सब चीज़ों को संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। मेंस प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से मेंस प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है। वैश्विक बदलते परिदृश्य में मुक्त व्यापार समझौता क्या एक आवश्यक साधन है? यह इस क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास का वर्णन करते हुए भारत सरकार की नीति को स्पष्ट करिए। क्या एक आवश्यक साधन माना जाने लगा है या मुक्त व्यापार समझौता किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए? तो आप लोग इस प्रश्न का जो भी आप लोग आपके ज्ञान सीमा में जो भी आप इसके संदर्भ में जान रहे हैं उसका आपको उसका आंसर राइटिंग करते हुए ग्रुप में सेंड कीजिए। युक्ति IAS का टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, आप लोग जाकर वहाँ से ऐड हो जाइए, वहाँ पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही। बस एक आप लोग लास्ट आप लोग को इंगित कर देता है, ये आप लोग एडिटोरियल जरूर पढ़िएगा, इसमें बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। और तब तक के लिए हम कल के न्यूज़ के लिए तब तक आप लोग इस न्यूज़ एनालिसिस को बेहतर तरीके से देखिए। तब तक हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,